नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 15 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नया जो इंश्योरेंस बिल आया है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या हिट्स हैं, क्या मिसेस हैं, पूरा एनालिसिस हम करेंगे। दूसरा आर्टिकल हमारे देश में पार्लियामेंट की वर्किंग को सुधारने के लिए, सरकार की जवाबदेही फिक्स करने के लिए राइटर 3 बहुत बढ़िया सजेशंस देते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सरकार कहती है 90% हमने स्टबल बर्निंग के जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो कम कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली में हवा तो है बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। पहले सरकार कहती थी कि दिल्ली में हवा ख़राब होती है, इसके पीछे स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है। तो 90% फायर इंसिडेंट्स जब कम हो गए हैं तो फिर दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हो रही है? तो कुछ तो झोल है, वो झोल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नए इंश्योरेंस बिल से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है देखो सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिल 2025। अब इस बिल से संबंधित देखो हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कंटेक्स्ट क्या है और बिल में क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब क्या हिट्स हैं, क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं इस बिल में जो होनी चाहिए थी, और लास्ट में एनालिसिस। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाना ये देखो कोई छोटी चीज़ नहीं है। मतलब इंश्योरेंस जो है ये पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। बैकबोन कैसे है? जैसे देखो व्यापारी हैं, नए नए बिजनेस ओपन करते हैं, अगर इंश्योरेंस होता है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा इनोवेशन आती है। जैसे इकोनॉमी है, सही चल रहा है, मान लीजिए डिजास्टर आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर देखो वापस ट्रैक में आने में कितनी दिक्कत आती है। तो इसीलिए बोलते हैं इंश्योरेंस जो है वो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इंश्योरेंस जब होता है तो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा बिजनेस करते हैं, और गरीबी भी कम रहती है। सोच के देखो, गरीब आदमी का बिजनेस नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट, कोई बीमार हो गया जेब से खर्चा देना पड़ेगा, फिर खाएगा क्या? फिर वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे चला जाता है, उसे लोन लेना पड़ता है, मजबूरी में वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो समझ गए इंश्योरेंस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिल आया है ना नया, ये देखो पुराने लॉज को बदल रहा है। कौन कौन से लॉज को बदल रहा है? एक तो है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। फिर है LIC एक्ट 1956। ये एक्ट तब आया था जब देखो इंश्योरेंस को ना हमारे देश में नेशनलाइज किया गया था। और फिर IRDAI एक्ट 1999। और ये जो एक्ट है ना IRDAI एक्ट 1999, ये तब आया था जब देखो मल्होत्रा कमेटी ने ना रिकमेंडेशंस दी थी, और इस रिकमेंडेशन के बाद में इंश्योरेंस सेक्टर को ना हमने ओपन कर दिया था। मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर में, ये हमने ओपन कर दिया था इस एक्ट के बाद में, IRDAI एक्ट 1999 के बाद में। और ये हमने किया था मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशंस के बाद। थोड़ा सा मैं आपको ना बैकग्राउंड भी बता देता हूं। देखो 1990s की बात है, उस समय ना हमारे देश में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन था ना बहुत कम था, बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते थे। फिर 1994 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम था RN मल्होत्रा कमेटी, RN मल्होत्रा कमेटी, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। इस कमेटी ने कहा, मल्होत्रा अंकल ने बोला, आप ना इस सेक्टर को ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब यह है कि विदेशों से कंपनीज आके हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें करने दो। पहले अलाउड नहीं था। शुरुआत में देखो लिमिट रखी गई सिर्फ 26% कि विदेशी कंपनीज हमारे देश के में इन्वेस्ट करती हैं तो किसी कंपनी में वो मैक्सिमम 26% शेयर रख सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने इसे बढ़ा के 49% कर दिया, और फिर उसके बाद बढ़ाया और ज़्यादा बढ़ाया, 74% कर दिया। लेकिन अब देखो इस बिल में ना एक नया चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं। इस बिल में तो सरकार कह रही है कि विदेशी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं किसी कंपनी में, वो 100% ओन कर सकती हैं। यानी पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस कंपनी का मालिकाना हक है वो किसी विदेशी कंपनी का हो सकता है। तो बिल देखो इंश्योरेंस सेक्टर को ना मॉडर्नाइज करने वाला है। वैसे देखो आप में से कुछ लोग, जैसे महेश है, महेश पूछेगा भी
कि सर ये जो 100% एफडीआई अलाउ की गई है, क्यों की गई है, क्या फ़ायदा होता है इससे। देखो इंश्योरेंस सेक्टर में ना बहुत पैसा लगता है। कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है ना इंश्योरेंस सेक्टर में, बहुत पैसा चाहिए। अब कुछ विदेशी कंपनीज, बड़ी कंपनीज ना, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार हम सिर्फ 74% शेयर रख सकते हैं, 100% नहीं रख सकते। वो कहते हैं हमारे पास पैसों की थोड़ी ना कमी है कि हम मजबूरी में अपना 26% शेयर किसी और को दें। तो अब ना ऐसी कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी जो पहले रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं आती थी। इंडिया में ना सिर्फ 70 इंश्योरर हैं, 70 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में ना 10,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और हम देखो ये नहीं चाहते कि सिर्फ विदेशी कंपनीज आएं यहाँ पे पैसा लगाएं इंश्योरेंस सेक्टर में। हम देखो उनकी ना टेक्नोलॉजी भी लेना चाहते हैं। आप बोलोगे यार इंश्योरेंस का क्या है, इंश्योरेंस मतलब सिंपल धंधा है कि इंश्योरेंस करो, इसमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। देखो जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो बढ़िया अंडरराइटिंग मॉडल लेके आएंगी। महेश बोलेगा सर ये अंडरराइटिंग मॉडल क्या है, आप तो डिफिकल्ट टर्म यूज करते हो। देखो अंडरराइटिंग ना सिंपल मतलब है, मैं आपको बताता हूं। आप ना सोच के देखो, रिस्क को एसेस करना है। अब कल परसों मैं पढ़ रहा था, जो मेसी हैं, अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं, वो इंडिया में आए हुए हैं। कोलकाता में तो उनका जो इवेंट था वो बहुत खराब हो गया, लेकिन एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि मेसी इंडिया में ना कोई मैच नहीं खेलेंगे, सिर्फ ऐसे ही ग्रीट करेंगे, हाथ हिलाएंगे अपने पर्सन्स को की तरफ में। तो आर्टिकल में लिखा हुआ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका इंश्योरेंस हो रखा है। और जिस कंपनी ने उनका इंश्योरेंस किया है ऑलमोस्ट $800 मिलियन का, कि कोई चोट ना लगे, उस कंपनी ने कंडीशन लगाई है कि आप सिर्फ अपने देश के लिए खेलोगे और क्लब के लिए खेलोगे, इसके अलावा कोई और आप एग्जीबिशन मैच नहीं खेलोगे। तभी आपका ये जो इंश्योरेंस हमने किया है ये मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। तो सोच के देखो, मेसी का इंश्योरेंस हुआ है कि चोट ना लगे। तो इसमें बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल हुआ है कि इंश्योरेंस के लिए मेसी प्रीमियम कितना देंगे। तो ग्लोबल कंपनीज के पास में ना एआई टूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो रिस्क को, जिनकी सहायता से वो रिस्क को एसेस करते हैं और उन्हें यह पता लगता है कि कितना प्रीमियम मांगना है इंश्योरेंस का। ये टूल्स इंडिया के पास नहीं है। तो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगी तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे टूल्स लेके आएगी। कंपटीशन इंडिया में और ज्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रीमियम्स हैं, पॉलिसी के रेट हैं, वो देखो सस्ते होंगे। और हमारा जो सपना है कि 2047 से पहले हमें सबका इंश्योरेंस इंश्योर करना है, वो जो सपना है वो पूरा होगा। तो ये दूसरी चीज है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज क्या है? देखो तीसरा पॉइंट ये है, हमारे देश में ना IRDAI ये रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, वैसे ही IRDAI ये भी रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन पहले देखो IRDAI बॉडी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी हमारे देश में। लेकिन अब नया बिल जो आया है ना, इस बिल में इस रेगुलेटरी बॉडी को, जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, इसको सेबी जैसी पावर दी जा रही है। सेबी वो बॉडी है ना जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, वो देखो स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तो उस जितनी पावर अब IRDAI को भी दी जा रही है। एक टर्म होती है, मैं आपको बताता हूं, एक टर्म होती है जिसका नाम होता है डिसगोर्जमेंट। डिसगोर्जमेंट, इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब यह होता है रोंगफुल गेन्स को वापस दिलवाना। आप बोलोगे सर ये रोंगफुल गेन्स कौन से होते हैं? मतलब किसी कंपनी ने फ्रॉड कर लिया, फ्रॉड करके पैसा कमा लिया, अब कस्टमर्स का पैसा तो चला गया ना। तो अब IRDAI के पास में पावर होगी कि वो, ये जो कंपनी ने फ्रॉड करके पैसा कमाया है, रोंगफुल गेन है, इसको वापस दिलवा सकती है कस्टमर्स को। तो ये टर्म है डिसगोर्जमेंट। समझ गए? तो पावर बढ़ा दी गई है IRDAI की। और कैसे पावर बढ़ाई गई है? पहले देखो, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी 1% भी अगर शेयर ट्रांसफर करती थी ना दूसरी कंपनी को, तो अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन अब अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, इवन 5% तक। और जो रूल मेकिंग प्रोसेस है वो अब और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी।
समझ गए? तो मतलब IRDAI की जो पावर है वो बढ़ाई गई है। अब देखो, आपको ना एक टर्म देता हूं मैं, ये टर्म आप ध्यान से सुनिएगा, री इंश्योरर। री इंश्योरर, आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में तो चलो पता है, इंश्योरेंस करती हैं, ये री इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, री इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। देखो, जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, बड़े बड़े बीमा करते हैं। जैसे एक कंपनी ने 1000 लोगों का बीमा किया और बड़ा डिजास्टर आ गया, 1000 के 1000 लोग मर गए, तो देखो वो कंपनी तो डूब जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए ना वो अपना जो रिस्क है ना वो ट्रांसफर कर देती है किसी री इंश्योरर को। मतलब जो उसने इंश्योरेंस कर रखा है ना, उसका भी वो इंश्योरेंस करवा लेती है, जिससे उसका रिस्क जो है वो री इंश्योरर कंपनी को ट्रांसफर हो जाए। अब जो ये री इंश्योरर कंपनी होती है ना, ये रिटेलर को अपना इंश्योरेंस नहीं बेचती कि महेश तुम ले लो, सुरेश तुम ले लो, नहीं। री इंश्योरेंस वाली कंपनीज जो होती है ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बीमा कंपनीज का बीमा करती हैं। तो इनके ग्राहक 4-5 होंगे, 6-7 होंगे, 10-15 होंगे। तो ये काम है इनका री इंश्योरेंस कंपनीज वालों का। अभी तक देखो इंडिया में ना इन री इंश्योरेंस कंपनीज वालों का ना आना बहुत डिफिकल्ट था, एंट्री बैरियर काफी बड़ा था। लेकिन इस बिल में प्रोविजन किया जा रहा है कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज जिनका 1000 करोड़ तक का फंड है ना, पहले कंडीशन 5000 करोड़ तक की थी कि जिनका 5000 करोड़ का नेट ओन्ड फंड है ना, सिर्फ वही आ सकती हैं। बट अब इस कंडीशन को थोड़ा लिबरल बना के 1000 करोड़ कर दिया गया है। अब इससे छोटे और जो नीचे वाले री इंश्योरर है ना, वो भारत में आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। अभी मार्केट में सिर्फ GIC का दबदबा है और ये PSU है। GIC जो है ना, एक बड़ा री इंश्योरेंस कंपनीज है हमारे देश में, और ये PSU है, तो इसी का दबदबा है। लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा, नए लोग आएंगे। फिर LIC की भी बात की गई है। देखो, LIC जो है हमारे देश की ना सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आपने भी ये सुना ही होगा। लेकिन देखो, LIC जो है अभी सरकारी कंट्रोल में है, और सरकारी कंट्रोल में ना थोड़ी स्लो है। तो सरकार ने ना कुछ चेंजेस किए हैं LIC के लिए भी। जैसे अब LIC को नए जोनल ऑफिस खोलने हैं ना, तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, डिसीजन फास्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, LIC फॉरेन में अपने ऑपरेशंस को वहां के लॉ के हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकती है। जैसे LIC को सिंगापुर में अपनी सब्सिडरी बनानी है, तो इससे ना प्रोसेस और ज्यादा फास्ट होगा। वो आसानी से अपनी सब्सिडरी बना सकती है फॉरेन में इंश्योरेंस बेचने के लिए। बेसिकली देखो, LIC को ना अब एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह एक्टिव बनाया जा रहा है, ताकि वो प्राइवेट प्लेयर से कंपटीशन कर सके। समझ गए? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। LIC की पावर भी डिस्कस कर ली हमने। जो IRDAI को ज्यादा पावर दी गई है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। FDI की लिमिट को अब 100% तक ले जाया जा रहा है, वो भी डिस्कस कर लिया। और री इंश्योरेंस कंपनीज वालों का इंडिया में आना आसान होगा। पहले उनका 5000 करोड़ तक का फंड होना चाहिए था, अब 1000 करोड़ तक का होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चैलेंजेस डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्या छोड़ दिया गया है इस बिल में। सबसे पहले जो छोड़ा गया है वो है कंपोजिट लाइसेंस। कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है? देखो, अभी रूल ये है, जो लाइफ इंश्योरर वाली कंपनी है ना, वो सिर्फ लाइफ पॉलिसी बेचेगी। जनरल इंश्योरर जो है वो सिर्फ जनरल पॉलिसी बेचेगा, जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन कंपोजिट लाइसेंस का कोई सीन नहीं है कि मतलब एक ही कंपनी सब बेचने के लिए उसको एक ही लाइसेंस लेना पड़े, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। समझ रहे हो? जैसे सुपरमार्केट में होता है, सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं, एक ही कंपनी सब कुछ बेच सकती है, वैसा नहीं है। इंडस्ट्री ये चाहती थी कि ये बैरियर टूट जाए, आप एक ही ऐप से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस सब ले इसको एक ही कंपनी से। तो ये जो प्रोविजन है ना, अभी बिल में नहीं है। अभी भी हम ना साइलोज में काम करेंगे, तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है राइटर के अनुसार। फिर दूसरी चीज क्या छोड़ दी गई है? दूसरी चीज छोड़ दी गई है कैपिटल नॉर्म्स। कैपिटल नॉर्म्स बोले तो अभी देखो, करंट नॉर्म ये है, नई इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए ना आपको 100 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए। लेकिन ना उम्मीद थी कि इसे कम किया जाएगा,
क्योंकि छोटे छोटे प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स या फिर नए स्टार्टअप्स मार्केट में नहीं आ पाते, इससे इनोवेशन रुक जाता है। रूरल एरियाज में आपको पता है छोटे ही प्लेयर काम करते हैं, तो उनके लिए एंट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये एंट्री बैरियर 100 करोड़ का है, तो इसे थोड़ा कम किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। ये दूसरी चीज है। अब तीसरी चीज है कैप्टिव इंश्योरेंस। कैप्टिव इंश्योरेंस मतलब देखो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, रिलायंस है, यार ये तो दुनिया भर के प्रोडक्ट बेचती हैं। टाटा और रिलायंस, इवन आजकल तो अदानी भी, हर सेक्टर में ये लोग हैं, हर सेक्टर में हैं। तो ये लोग चाहते थे यार हमें खुद की इंश्योरेंस कंपनी बनाने का मौका देना चाहिए। अगर ये खुद की इंश्योरेंस कंपनी बनाते तो बढ़िया होता, ये और इफेक्टिव ढंग से सस्ता इंश्योरेंस दे पाते, लेकिन ये प्रपोजल भी बिल में नहीं है। तो कुल मिला के देखो, बिल जो है कुछ चीजों पे साइलेंट है, कुछ बहुत बढ़िया चीजें हैं, यानी मिक्स्ड बैग है। 100% एफडीआई का पैसा आएगा, ये बढ़िया चीज है। आईआरडीआई स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया चीज है। कंज्यूमर को बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे, बढ़िया चीज है। लेकिन कंपोजिट लाइसेंस नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी भी 100 करोड़ की है। कैप्टिव इंश्योरेंस यानी टाटा रिलायंस जैसी कंपनीज को मौका देना चाहिए था, वो नहीं है। कुल मिलाकर देखो प्रोग्रेसिव स्टेप है, और देखते हैं विपक्ष जो है वो विंटर सेशन में जो मिसेज है बिल में, उनको कितना ज्यादा हाईलाइट करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी आपने लास्ट टाइम पार्लियामेंट का सेशन देखा होगा ना, तो आपको एक चीज जहन में आई होगी, हंगामा, पोस्टर्स, चीखना चिल्लाना, ये सब चीजें आपने शायद देखी होंगी, या फिर ये दृश्य याद आया होगा। देखो, वैसे पार्लियामेंट का काम है डिबेट करना, डिस्कशन करना, लेकिन आजकल ना वहां पे सिर्फ डिसरप्शन होता है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन एक दूसरे के राइवल नहीं है, वो एनमी यानी दुश्मन ज्यादा नजर आते हैं। मतलब ट्रस्ट ही खत्म हो चुका है अपोजिशन और सरकार के बीच में। अपोजिशन कहती है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती, हमें इग्नोर किया जा रहा है। गवर्नमेंट की सोच ये है कि अपोजिशन सिर्फ नाटक करती है, इन्हें सिर्फ न्यूज में रहना है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको चोट पहुंचती है। अगर देखो पार्लियामेंट लोगों की आवाज नहीं बनेगी तो डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो जाएगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा देखो, ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में जो बिल्स हैं वो बिना डिस्कशन के पास हो रहे हैं, और ये देखो डिजास्ट्रस है। तो सॉल्यूशन क्या है? 3 सॉल्यूशंस देखो मेनली राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में दिए जाते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ये देखो, ये पहला सॉल्यूशन है। यूके में क्या होता है? देखो, यूके में ना हर वेडनेसडे को ठीक दोपहर 12 बजे आधे घंटे के लिए पीएमक्यू होता है। आधे घंटे के लिए पीएमक्यू होता है। इसमें ना प्राइम मिनिस्टर को हाउस में प्रेजेंट रहना पड़ता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन उनसे सीधे 6 सवाल पूछते हैं। जो देखो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, उसे भी 1-2 सवाल पूछने का मौका दिया जाता है सीधा प्राइम मिनिस्टर से। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है आप सोच के देखिए। पीएम और एलओपी दोनों आमने सामने हैं। पूरी दुनिया बीबीसी पर इसे लाइव देखती है। कभी पीएम जीतते हैं, कभी ओपोजिशन के लीडर जीतते हैं, लेकिन वास्तव में जीत होती है डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि देखो पीएम की जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो फिक्स होती है, जवाबदेही फिक्स होती है। इंडिया में कहां पे कमी है? देखो, हमारे पास में भी ना क्वेश्चन आवर तो है। हमारे पास में क्वेश्चन आवर है। कितने बजे? 11 बजे होता है क्वेश्चन आवर। लेकिन देखो वहां पे ना मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, पीएम हर बार इन्वॉल्व नहीं होते। अगर देखो हम वीकली पीएमक्यू स्टार्ट करें तो पीएम देखो डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे, और अपोजिशन को अपनी जो भड़ास है वो निकालने का मौका मिलेगा। और देखो देश को ना पॉलिटिक्स समझने का ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये पहला सॉल्यूशन राइटर अपनी तरफ से बताते हैं। दूसरी प्रैक्टिस है अपोजिशन डे। अपोजिशन डे काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो सॉल्यूशन है, हफ्ते में देखो एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां पे ना पार्लियामेंट का जो एजेंडा है ना वो अपोजिशन डिसाइड करे, सरकार नहीं। मतलब विपक्ष तय करे कि आज किस मुद्दे पर बात होगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या है आप ध्यान से सुनना।
देखो हमारे देश में अभी क्या क्या फॉलो होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इलेक्शन जब होते हैं ना किसी कंस्टिट्यूएंसी में, जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। 50% वोट हासिल करना जरूरी नहीं है, जिसके 40% आए लेकिन सबसे ज्यादा है तो वो जीत जाएगा। तो देखो कई बार तो ऐसा होता है, बल्कि ना मेजोरिटी ऑफ कंट्री ने ना विपक्ष को वोट दिया होता है। जैसे सरकार को, फॉर एग्जांपल एनडीए को मिले 40%, और जो एनडीए के विरोध में पार्टीज हैं उनको मिले 60%, फिर भी सरकार एनडीए की बनी। ये रिजल्ट होता है कई बार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का। तो अगर देखो मेजोरिटी जनता ने अपोजिशन को वोट दिया है और सरकार को सिर्फ 40% वोट मिले हैं, तो पार्लियामेंट में देखो विपक्ष की बात सुना जाना भी फेयर होना चाहिए। मतलब अभी अपोजिशन को लगता है कि हाउस में ना उनका कोई स्टेक ही नहीं है, इसलिए वो हाउस चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं। अगर उन्हें पता होगा कि फॉर एग्जांपल वेडनेसडे हमारा दिन है, तो वो बाकी दिन हाउस चलने देंगे, इससे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये दूसरा बढ़िया सॉल्यूशन है। इसके बाद राइटर तीसरा बढ़िया सॉल्यूशन देते हैं, स्पीकर न्यूट्रलिटी। तीसरा सॉल्यूशन देते हैं स्पीकर न्यूट्रलिटी, स्पीकर की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है ये सॉल्यूशन। देखो स्पीकर ना हाउस का रेफरी होता है, लेकिन देखो इंडिया में ना स्पीकर रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। चुनाव जीतने के बाद भी वो पार्टी नहीं छोड़ता, इसलिए अपोजिशन को लगता है कि जो स्पीकर हैं वो पक्षपाती हैं, वो हमेशा सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन ना आप यूके का मॉडल देखिए, ब्रिटेन में ना एक परंपरा है, जैसे ही कोई स्पीकर बनता है ना, वो अपनी पुरानी पार्टी से ना रिजाइन कर देता है, वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेता है। अब वहां ना स्पीकर पीएम को डांट भी सकता है, बिल्कुल लाउडली, बिल्कुल मतलब रूडली डांट सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी पुरानी पार्टी से रिजाइन दे चुका है। तो इंडिया के लिए सजेशन राइटर ये देते हैं, स्पीकर ना इलेक्ट होते ही अपनी पार्टी से रिश्ता तोड़ दें, और अगली बार जब वो स्पीकर इलेक्शन लड़ने जाए तो कोई उसके खिलाफ खड़ा ना हो। इससे ना वो फियरलेस होके रूलिंग पार्टी से भी क्वेश्चन पूछेगा, रूलिंग पार्टी के लीडर से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो हमारे जो पहले स्पीकर थे ना, जीवी मावलंकर, उन्होंने कोशिश की थी कि स्पीकर को पक्षपाती ना बनाया जाए, नॉन पार्टीशन वो रहें, ऐसी कोशिश उन्होंने की। इवन देखो 2004 से लेकर 2009 के बीच में जो सोमनाथ चटर्जी थे ना, उन्होंने स्पीकर बनने के बाद में अपनी पार्टी लाइन फॉलो नहीं की थी, तो उनकी पार्टी सीपीएम ने उन्हें निकाल दिया था पार्टी से। तो यह दिखाता है कि हमारा सिस्टम अभी भी ना मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये 3 सॉल्यूशन इसी वजह से राइटर देते हैं, पहला पीएमक्यू, दूसरा अपोजिशन डे, और तीसरा इंडिपेंडेंट स्पीकर। और लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो रूल्स बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें ना पार्लियामेंट्री कल्चर बदलना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में देखो घंटों बैठे रहते थे, डिबेट सुनते थे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार बोला था कि पार्लियामेंट इज द प्लेस वेयर वी सब्स्टिट्यूट वर्ड्स फॉर द एक्ट ऑफ वायलेंस। लेकिन देखो अगर हमें शब्दों की जगह सिर्फ शोर सुनाई देगा तो फिर सड़कों पर वायलेंस सुनाई देगा। तो ये कुछ बढ़िया सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट की वर्किंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये होगा कि पेशेंट का बुखार 90% कम हो चुका है, लेकिन पेशेंट अभी भी आईसीयू में है। बीमारी 90% कम हो गई है, लेकिन पेशेंट है अभी भी आईसीयू में, उठ नहीं पा रहे हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है? देखो सरकार पहले बोलती थी दिल्ली एनसीआर में स्मोक आ जाता है ना, या धुएं का बादल आ जाता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसके पीछे स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है, यानी पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो स्टबल जला देते हैं, ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। और क्यों जलाते हैं वो सारी स्टोरी हमें पता है कि वो गेहूं उगाने के लिए उनके पास में टाइम काफ़ी कम होता है, 10-15 दिन का होता है, इस वजह से वो आग लगा देते हैं ताकि वो मैनुअल बचा हुआ जो कचरा है वो ना रिमूव करना पड़े। वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टोरी हमें पता है। तो राइटर ना एक इशू बताते हैं, राइटर बोलते हैं देखो 2022 के बाद यानी 2025 में पंजाब हरियाणा में ना स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं 90% कम हो गए हैं।
यानी फायर इंसिडेंट्स 90% कम हो गए हैं। सरकार ने ये कैसा किया? सरकार ने देखो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इस्तेमाल करके किया। स्टिक मतलब किसानों पे हैवी फाइन लगाए गए स्टबल जलाने के लिए, और कैरेट मतलब स्टबल को निकालने के लिए मशीनरी जो होती है, जैसे हैप्पी सीडर मशीन है, सुपर सीडर मशीन है, उनको सब्सिडी पर सरकार ने किसानों को ये मशीनें दी और कहा कि देखो जो पराली है यानी स्टबल है बचा हुआ, वो थर्मल पावर प्लांट्स को बेचो, इससे आपको पैसा मिलेगा। तो देखो सरकार खुश है कि हमने फायर इंसिडेंट्स 90% कम कर दिए हैं, और खुश होना जायज भी है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अगर देखो स्टबल बर्निंग के केसेस 90% कम हो गए हैं तो दिल्ली की हवा क्यों नहीं साफ हो रही है? पहले तो सरकार ये बोलती थी कि स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पे ना आर्टिकल में एक साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है। साइंटिफिक टर्म क्या है? साइंटिफिक टर्म है मास स्पेक्ट्रोग्राफ एनालिसिस। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एनालिसिस यानी देखो हमें ना हवा में जो पोल्यूटेंट्स है ना उनका केमिकल डीएनए चेक करना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि उसमें पराली का धुआं कितना है। लेकिन देखो ये एनालिसिस अभी तक हमारे पास में ना अवेलेबल है ही नहीं। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने ना प्रोक्सीज यूज किए। प्रोक्सीज मतलब डायरेक्ट सबूत नहीं है तो इनडायरेक्ट अंदाजा लगा लो। उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस देखी और कहा देखो आग कम दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ना सबसे बड़ा डेटा मैनिपुलेशन है, यानी इंफॉर्मेशन गैप है। इंफॉर्मेशन गैप क्या है? सरकार जो डेटा यूज कर रही है ना वो देखो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का है। अब देखो ये जो पोलर सैटेलाइट्स है ना ये अर्थ के पोल्स के अराउंड घूमते हैं, नॉर्थ टू साउथ। अब ये इंडिया के ऊपर से ना दिन में सिर्फ 1 या 2 बार गुजरते हैं। यूजली सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे के बीच में ये गुजर जाते हैं। अब किसान क्या करते हैं? किसान भी देखो स्मार्ट हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि सैटेलाइट दोपहर में फोटो लेता है, तो रिपोर्ट्स कहती हैं पिछले 3 सालों में ना किसानों ने पैटर्न बदल दिया है। अब वो ना शाम को आग लगाते हैं जब सैटेलाइट ऊपर से जा चुका होता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? सरकार के डेटा में ना फायर काउंट जो है वो कम हो गया है, लेकिन जमीन पर आग अभी भी लग रही है। तो राइटर बोलते हैं सरकार ने जल्दी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, और ऐसी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जिसमें देखो नुकसान इतना ज्यादा है कि वो हार जैसी लगे। ऐसी विक्ट्री है ये। लेकिन देखो सच कैसे बाहर आया? सच देखो तब बाहर आया जब एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ने ना मीटियोसैट का डेटा यूज किया। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ने ना मीटियोसैट का डेटा यूज किया। मीटियोसैट क्या है? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये देखो धरती के ना साथ साथ घूमता है, मतलब 24 घंटे 7 दिन एक ही जगह पर नजर रखता है, लाइक ए सीसीटीवी कैमरा। जब इसका डेटा देखा गया ना तो फिर देखो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिसर्च ने ना फायर काउंट नहीं निकाला बल्कि पूरा बर्न्ट एरिया निकाला, बर्न्ट एरिया देखा, और बर्न्ट एरिया से यह पता लगा कि 90% रिडक्शन नहीं हुआ है फायर काउंट में, सिर्फ 30% रिडक्शन हुआ है। 2022 में जो बर्न्ट एरिया था वो 31,500 स्क्वायर किलोमीटर का था, जो 2025 में घट के 19,700 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया है। मतलब आग कम हुई है, पर देखो उतनी नहीं जितना सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है। तो इसी से वो वाला कंसेप्ट भी पूरा प्रूव होता है कि किसान जो है स्मार्ट हो गए हैं, वो रात को आग लगाते हैं। और यहां पे फिर देखो सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होती है। 2024 में ना सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को वार्निंग दी थी। कोर्ट ने यह बोला था आप सिर्फ आग मत गिनो, आप बर्न्ट एरिया कैलकुलेट करो। बर्न्ट एरिया कैलकुलेट करो कितना एरिया जलाया गया है, क्योंकि देखो सैटेलाइट्स का जो रेजोल्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। छोटी आग जो होती है शायद सैटेलाइट ना पकड़ पाए, लेकिन जली हुई जमीन तो जली रहेगी ना, उसको तो सैटेलाइट पकड़ सकता है ना। लेकिन देखो सरकार ने ना अभी तक ईयर वाइज बर्न्ट एरिया जो है, ईयर वाइज बर्न्ट एरिया सरकार ने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। तो मतलब सरकार जानबूझ के शायद डेटा छुपा रही है बर्न्ट एरिया का, तभी वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज से देखो लोगों का जो विश्वास है ना फिर उठ जाता है। जब अगली बार सरकार बोलेगी हमने पोल्यूशन कंट्रोल किया है तो कोई नहीं मानेगा, सबको लगेगा अरे सरकार तो ऐसे ही डेटा मैनिपुलेट करती है, काम नहीं करती है। तो इस आर्टिकल का निचोड़ देखो यही है कि पॉलिसी बनाने के लिए ना सही डेटा होना जरूरी है,
और अच्छी गवर्नेंस के लिए हमें ट्रूथफुल डेटा की आवश्यकता है। दूसरा, सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाना काफ़ी नहीं है, हमें यह देखना होगा कि लोग उस टेक्नोलॉजी के यूज़ को बाईपास कैसे कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में सरकार को ना अपनी गलती माननी चाहिए, बर्न्ट एरिया को पब्लिक करना चाहिए। कम से कम ट्रांसपेरेंसी आएगी तो जनता का विश्वास तो रहेगा गवर्नेंस में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।